नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरबूज की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाएं, जल बचाएं। प्रदेश के जो किसान भाई खरबूज की खेती कर रहे हैं, उन्हें इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप इस समय खरबूज की फसल में कीट रोगों की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि महाविद्यालय जिला विदिशा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग। खरबूजा एक कद्दू वर्गीय फल है जिसको सामान्यतः गर्मियों में लगाया जाता है। अभी वर्तमान में मार्केट में खरबूजे आ रहे हैं और खरबूजा की फसल खेतों में 10-15 दिन से लेकर के और 40-50 दिन तक की हो गई है। इस फसल में बुआई से लेकर के जब से हम बीज रोपित करते हैं और उनका अंकुरण होता है, उससे लेकर के अंतिम अवस्था तक विभिन्न बीमारियों कीड़ों का प्रकोप होता है। सबसे पहले रस चूसने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़े मतलब ये पौधों की पत्तियों, तनाओं, शाखाओं से रस चूसते हैं। रस चूसने में हरा मच्छर, माहू और सफ़ेद मक्खी मुख्य रूप से और थ्रिप्स भी आता है, तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है और इनका प्रकोप रहता है। ये रस चूसते रहते हैं तो पत्तियाँ कुकड़ जाती हैं, मतलब मुड़ जाएंगी। और जब ज़्यादा प्रकोप होगा तो ये पत्तियाँ भंगुर, ब्रिटल, आप इनको तोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से क्रैक हो जाती हैं। आप येलोइस्ट की ट्रैप लगाएं जिससे रस चूसक कीटों का प्रकोप रुक जाए। जैविक कीटनाशक में सबसे अच्छा निवोली का सत है या नीम का तेल 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर डालें। आप पाउडर का उपयोग करिए, कीटनाशक जो पाउडर के रूप में आ रहे हैं उनको डाल दीजिए आप। दूसरा इसमें मुख्य कीट है जिसे हम कद्दू का लाल कीड़ा कहते हैं, इंग्लिश में इसे रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। कद्दू का लाल भृंग कीट तेज चमकीला नारंगी रंग और आकार में लगभग 7 मिलीमीटर लंबा व 4.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इस कीट के वेस्क व ग्रब्स दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वेस्क कीट बीज पत्रक, कोमल पत्तियों, फल व फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कीट के लार्वा भूमि की सतह पर लगे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीज अंकुरण के पश्चात बीज पत्रक से लेकर 4 से 5 पत्तियों की अवस्था तक इस कीट का प्रकोप अधिक रहता है। इस कीट का आक्रमण फसलों पर माह मार्च से अक्टूबर महीने तक होता है। कीट नियंत्रण के लिए सुबह के समय कीटों की सक्रियता कम रहती है, इसलिए पौधों पर लगे कीटों को हाथ से पकड़कर इकट्ठा कर नष्ट करें। पौधों की जड़ों के पास के लार्वा को नष्ट करने के लिए पौधों की जड़ों के पास निराई गुड़ाई कर मिट्टी तेल मिली हुई लकड़ी की राख का बुरकाव करें। के पास है, प्रोफेनोफास है, क्लोरोपाइरीफास है, कोई भी डाल दीजिए थोड़ी सी मात्रा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसको पशु नहीं खा पाए या हमारे घर के जो बच्चे छोटे हैं उनसे बचा के रखना है। तीसरा कीट आता है सोना मक्खी, जिसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। मक्खी का प्रकोप उस समय होता है जब खरबूजा के फल बनना प्रारंभ होते हैं। फल मक्खी कीट का शरीर लाल भूरे रंग का, पंख पारदर्शक एवं चमकदार, जिन पर पीले भूरे सुनहरे रंग की धारियां होती हैं। वयस्क मक्खी 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है। मादा फल मक्खी फल में छेद कर उसमें अंडे देती है, जिससे फल की त्वचा पर छोटे छोटे बदरंग धब्बे पड़ जाते हैं। फलस्वरूप उत्पन्न लार्वा गूदे के अंदर क्षति पहुंचाकर सड़न पैदा कर देते हैं।
इसके बाद उसमें फफूंदी व बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो जाता है। इससे फल सड़कर असमय ही गिर जाते हैं। यदि नुकसान अगर आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो मेलाथियान कीटनाशक 2 मिलीमीटर दवा का 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर सुबह के समय पौधों पर 5 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करें। ऐसे ये 2 बीमारियां आती हैं इसमें, पाउडरी मिल्ड्यू और फ्यूजेरियम विल्ट। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सबसे अच्छा है कि हम जब खेतों में अंतिम बखरनी के समय जब खाद डालते हैं बेसल डोज के रूप में, तो हम सल्फर जरूर डालें या सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें, तो फिर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप नहीं होता है। यदि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो रहा है तो सबसे अच्छी दवाई है प्रोपेकोनाजोल 1 लीटर पर हेक्टेयर। इसी तरह से यदि फ्यूजेरियम विल्ट आ रहा है तो हमने कहा बीजोपचार अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा का यदि आप से बीजोपचार कर लेते हैं तो इसका प्रकोप नहीं होता है। यदि उसके बाद अगर हो गया है, यदि बीजोपचार नहीं कर पाए हैं हम, तो प्रोथियोकोनाजोल बहुत अच्छी दवाई है। इसका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर आप लेकिन फसल पर दवा छिड़कते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा 500-600 लीटर पर हेक्टेयर डालें। फसल पर कीटनाशक और फफूंदनाशक का उपयोग करने के पहले हमें खरबूजे तोड़ लेना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। द केरला स्टोरी। पश्चिम बंगाल में बैन, ममता सरकार का बड़ा फैसला, बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के बेटे अली की रिमांड मांग सकती है एसआईटी, अली खोल सकता है बड़े राज। यूपी में पीएफआई मामले में एटीएस की छापेमारी, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, पीएफआई के 2 एक्टिव सदस्य गिरफ्तार। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब माफिया घोषित, अतीक के जेल जाने के बाद वसूली गिरोह की संभाल रही थी कमान। दिल्ली के आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को भेजा नोटिस। केरल के ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक कर भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिससे बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में किसान सिंचाई की उन्नत तकनीकों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं और जल की बचत कर सकते हैं। तो जानते हैं इन उन्नत विधियों के प्रयोग और इनके महत्व के बारे में कृषि अभियंता डॉक्टर मिंटू जाब से। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन करने की बहुत सारा विधि है जो हम किसान भाई पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सतही सिंचाई। तो सतही सिंचाई में जो हम पानी कोई एक स्रोत से लाके सीधे हम खेत में ले जाते हैं और वहाँ पे छोड़ देता है। ये जितने भी तरीके हैं उसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। मान लीजिए 100 लीटर पानी हम खेत में दिया तो उसमें सिर्फ 40 से 50 लीटर ही फसल अपने उपयोग में लाते हैं, बाकी 50% लगभग वेस्ट चला जाता है, या तो वाष्पीकरण हो जाता है या डीप लीचिंग के द्वारा ज़मीन सोख लेता है। तो उसको हम ऑफसेट करने के लिए एक नया विधि जो काफ़ी प्रचलित है, सूक्ष्म सिंचाई विधि लाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि मानी जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है।
इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही ये जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। सूक्ष्म सिंचाई में दो चीज़ है, एक है फुहारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर सिंचाई और दूसरा है ड्रिप सिंचाई। फुहारा सिंचाई जो हम नोज़ल के पाइप के एक जाल के द्वारा नोज़ल प्रेशर में नोज़ल के द्वारा हम पानी को एक बरसात के रूप में वर्षा रूप में रेनफॉल के रूप में हम पानी को फुहारा की तरफ वहाँ फैलाते हैं। ये सिंचाई की पद्धति हम ऐसा फसल जिसकी दूरी का जो पास में लगा हुआ रहता है उसके लिए उपयोग में लाता है, जैसे दलहन, तिलहन, गेहूँ, उसके लिए स्प्रिंकलर सिंचाई उपयुक्त है। फव्वारा सिंचाई विधि में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है, जो कृत्रिम वर्षा का एक रूप है। पानी का छिड़काव प्रेशर वाले छोटे नोजल से होता है। इस विधि में पानी महीन बूंदों में बदलकर वर्षा के फुहार के समान पौधों के ऊपर गिरता है। स्प्रिंकलर को फसलों के अनुसार उचित दूरी पर लगाकर पंप की सहायता से चलाया जाता है, जिससे पानी तेज बहाव के साथ निकलता है। स्प्रिंकलर में लगी नोजल पानी को फुहार के रूप में बाहर फेंकती है। पानी के प्रेशर से नोजल घूम घूम कर खेत में वर्षा के समान पानी गिराते हैं। पानी की कमी वाले इलाकों में ये विधि बेहद लाभदायक साबित हुई है। लेकिन जिसकी फसल की दूरी थोड़ा सा दूर में है, जैसे सब्जी हो गया, फलदार वृक्ष हो गया, उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई ज़्यादा उपयुक्त तकनीक है और इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी 90 से 95% होता है। मानिए यदि आप 100 लीटर पानी खेत में दिया तो सिर्फ 5 लीटर ही बर्बाद होगा, बाकी 95% 95% पानी फसल अपने उपयोग में लेते हैं। सामान्यतः फव्वारा सिंचाई सूखाग्रस्त, बलुई मृदा, ऊंची नीची जमीन तथा पानी की कमी वाले इलाकों के लिए उपयोगी है। घास के मैदानों और पार्कों में भी फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर को खेत में इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। तो उस सूक्ष्म सिंचाई हमको यदि करना है तो उसके लिए हमको पानी का एक स्रोत चाहिए। ये पानी का स्रोत कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, यदि बोरवेल किसी के पास है तो बोरवेल हो सकता है, नदी हो सकता है। तो वहाँ से हम पानी को लिफ्ट किया जाता है प्रेशर से पंप के द्वारा और उसका एक हेड कंट्रोल यूनिट रहता है। हेड कंट्रोल यूनिट यानी जहाँ पे हम दबाव या प्रेशर को हम रेगुलेट करता है। तो उसको पानी को वहाँ से लाया। और सूक्ष्म सिंचाई की सबसे बड़ी सिद्धांत ये है कि उसमें हमको पानी एकदम साफ पानी चाहिए, थोड़ा भी अशुद्धि या कण, कोई भी अशुद्ध कण उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पानी जो फैलाता है बूंद बूंद करके गिरता है ड्रिप, इसलिए हमको उसको फिल्ट्रेशन यानी उसको छानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक फ़िल्टर यूनिट इसमें दिया जाता है। ये हमारा हो गया मुख्य यूनिट जो जिसे हम लोग कहते हैं हेड कंट्रोल यूनिट। एक बार पानी आपका शुद्ध हो गया, पानी आपका मोटर से आपका हेड कंट्रोल यूनिट में आ गया, उसके बाद हमारा पानी का वितरण होता है हमारा खेतों में, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लाया जाता है अलग अलग पाइप की अलग अलग व्यास की पाइप से, पीवीसी पाइप या एचडीपीई पाइप इस्तेमाल में लिया जाता है। तो उसमें जो मुख्य पाइप रहता है, जो मेन पाइप रहता है, तो उसमें उसकी व्यास थोड़ा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा कैपेसिटी का रहता है। तो ये मुख्य पाइप से पानी पास होगा और ये पानी हमारे ज़मीन से जो पाइप जो बिछा रहेगा, ज़मीन के करीब 1.5 फीट नीचे बिछा हुआ रहता है। यदि वहाँ से कोई ट्रैक्टर भी गुजर जाए तो पाइप को कोई खराबी नहीं आता है। सिंचाई की टपक विधि में पाइपलाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आसपास सतह या उप सतह पर ड्रिपर्स के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। इस प्रणाली में बूंद बूंद द्वारा फसलों और बागवानी पौधों की सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर लगभग 50% पानी की बचत होती है। साथ ही फसल उत्पादन में वृद्धि, खरपतवार में कमी और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस विधि में सिंचाई के साथ उर्वरकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन विधियों से भूख क्षरण की संभावना बेहद कम होती है तथा मृदा में नमी की कमी भी नहीं रहती। इसका पौधों की वृद्धि और विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब बताएं किसान भाइयों कि इसकी फ़ायदा क्या क्या है। जैसे हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है पानी की बचत। इसमें करीब 50 से 60% पानी की बचत होता है यदि हम सतही सिंचाई से तुलना करें। दूसरा फ़ायदा ये है कि उपज में भी बढ़ोतरी होता है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है, अच्छी बात ये है कि ड्रिप सिंचाई द्वारा हम खाद का व्यवहार भी उसी सिस्टम से किया जा सकता है और 10-15 दिन पहले हमारा
फसल भी तैयार हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को मार्केट में अच्छा मूल्य उसको मिल सकता है। भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने सब्सिडी की प्रावधान किया गया है, तो उसमें किसान को टोटल जितना 1 एकड़ या 1 यूनिट इकाई में जितना खर्चा आता है, जो सरकार ने अनुमानित किया है, उसका सिर्फ 10% ही शुरू में देना होगा। बाकी सरकार एज ए सब्सिडी जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा, यदि वो तकनीक के रूप से सही है तो उसको आप सब्सिडी के रूप में आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। फिल्म द केरला स्टोरी पश्चिम बंगाल में बैन, ममता सरकार का बड़ा फैसला, बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के बेटे अली की रिमांड मांग सकती है एसआईटी, अली खोल सकता है बड़े राज। यूपी में पीएफआई मामले में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, लेकिन इस समय फसल में कुछ कार्यों को करने की जरूरत है। तो वो कौन कौन से कार्य और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूंग और उड़द के बाद हमारे प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की जो फसल है उसका रकबा लगातार बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन की जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन, अधिक उत्पादन लेना है तो इसके लिए खरपतवार प्रबंधन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि खरपतवार जो है मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और ये कीट और रोगों के लिए भी आश्रय का काम करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने एक बार निंदाई गुड़ाई पहले कर ली होगी तो वो दोबारा एक बार फिर से निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके लिए हस्तचलित जो यंत्र हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं या हाथ से आप निंदाई गुड़ाई एक बार फिर से कर लें। किसान भाइयों, फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हुए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। तो चूंकि अभी ग्रीष्मकालीन का समय है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे पौधों में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार तेजी से हो रही है। तो सिंचाई करते रहें। अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो 5 से 6 दिनों के अंतराल में, और अगर भारी मिट्टी है आपके खेत की तो 8 से 10 दिन के अंतराल में लगातार आप हल्की सिंचाई करते रहें। जनरली देखा गया है कि इसमें पोषण प्रबंधन की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर लग रहा है अगर फसल कमज़ोर दिखाई दे रही हो पुष्पन फलन अवस्था में, तो आप जो है 19-19-19 का छिड़काव जो है 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप उसका पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। या अगर फसल आपकी 2 महीने बाद की है, मतलब 2 महीने हो गए हैं और फल्ली बनने की स्थिति में है, तो आप 0050 या 05234 का भी उपयोग कर सकते हैं 1 से 2 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए फसल में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसके बाद जो इस फसल का महत्वपूर्ण चरण है वो है फसल सुरक्षा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल में सबसे भयानक अगर लगने वाले रोगों की बात की जाए तो येलो मोज़ेक वायरस, जिसको पीत सीरा रोग भी कहते हैं। तो इसका ये लक्षण है कि ये शुरुआती दौर में कुछ पौधों पर पहले अटैक करता है, पत्तियां पीली हो जाती है और इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इसमें बंद हो जाती है, कम हो जाती है और फूल फल नहीं बनते और पौधा पूरा नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर प्रारंभिक अवस्था में आपको अगर अपने खेतों में पीली पत्तियां पौधों में दिखे तो इसे तुरंत ही निकाल कर खेत के बाहर कर दें और ज़मीन के अंदर इसको 1 मीटर गड्ढा करके गड़ा दें। इसके नियंत्रण की अगर बात करें तो पहला तो ये है कि आप रोगरोधी किस्मों का चयन करें। दूसरी बात ये है कि लगातार आप सोयाबीन की फसल एक ही खेत में ना लें, फसल चक्र का उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं और इसके साथ ही साथ बीज का उपयोग जब आप कर रहे हैं तो इसका बीज उपचार करें। इसको जो फैलाती है वो सफ़ेद मक्खी इसकी रोग वाहक है। इसके नियंत्रण के लिए आप थायोमेथाक्साम 0.5 ml की दर से प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चने की इल्ली, तंबाकू की इल्ली, सेमी लूपर, कई काटने और चबाने वाले कीट का प्रकोप हो सकता है आप जो इसको बहुत हानि पहुंचाते हैं और लगातार इससे उत्पादन जो है काफ़ी कम हो जाता है। किसान भाइयों, फसल में इल्ली का प्रकोप भी होता है। ये कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर ये कीट फलियों में छेद करके उनको खा जाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर इल्लियां अधिक संख्या में दिख रही हो और उसकी लंबाई जो है बढ़ गई हो तो इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ml की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखनाई, जिला रीवा के हरदेव यादव ने। आपने गिर गाय नस्ल के पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, देसी गाय की अगर बात करते हैं तो गिर गाय जो हम यहाँ पर रखते हैं अपने फार्म पर, गिर गाय का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लगातार ज्ञापन होती है, लगातार ब्यात हमें मिलता है। किसान भाइयों, इन देसी गायों की बड़ी विशेषता ये है कि इनका रखरखाव पर खर्चा संकर गायों की तुलना में कम आता है। साथ ही वर्ष भर आपको दूध मिलता रहेगा। साथ ही इस गाय का जो दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। दूध में अगर आप बात करें तो A2 मिल्क की श्रेणी में ये दूध आता है। देसी गाय भारत की जो जलवायु है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जलवायु में इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इनका प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि जो गिर गाय है ये देसी नस्ल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाय है। किसान भाइयों, गिर गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे के साथ या कभी कभी चमकदार लाल रंग में भी होता है। इस गाय का शरीर मध्य से लेकर बड़े आकार तक पाया जाता है। इसके कान काफी लंबे और नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। इनका माथा चौड़ा और उत्तल आकार का होता है। साथ ही सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। इनके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। मादा गिर गाय का औसत वजन 385 किलोग्राम होता है और ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर गिर गाय का औसतन वजन 545 किलोग्राम और ऊंचाई 135 सेंटीमीटर होती है।
इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों को ध्यान में रखकर गिर गाय की आसानी से पहचान कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा घूमना फिरना, यानी 1-2 घंटा आप अगर इसको खुले एरिया में घुमा कर लाएंगे, चरा कर लाएंगे, तो आप देखेंगे कि दूध का उत्पादन अधिक होगा। किसान भाइयों, अगर आप गिर गाय के लिए आहार मिश्रण तैयार करते हैं तो 100 किलोग्राम आहार मिश्रण तैयार करने के लिए आपको 40 किलोग्राम गेहूं व मक्का का दलिया, 25 किलो चना और मूंग की चूरी, 10 किलो बिनोला की खली, 22 किलो सोयाबीन की चूरी और 1 किलो नमक और 2 किलो खनिज मिश्रण को आपस में मिलाकर आहार तैयार कर ले। इसके बाद जीवन निर्वाह के लिए इस आहार मिश्रण की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा को प्रतिदिन दे। दूध देने वाली गाय को अलग से 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के साथ देना होता है। किसान भाइयों, पशुओं को बाहर चराने से भी उनसे बेहतर दूध का उत्पादन मिल जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।